नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हेल्थ फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय होगा उसमें मदद कर लूंगी राजीव सिंह जी की, और वो उनसे जानने का प्रयास करूंगी कि जो आज का विषय है किस तरीके से उस विषय पर बातचीत की जाए और उससे जुड़ी हुई जो भी संबंधित समस्याएं होती हैं उसका समाधान आप तक पहुंचाया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि घुमा घुमा के मैं बात कर रही हूं लेकिन विषय आप तक परिचित नहीं करा रही हूं आपकी बात। तो आज मैं बता दूं आपको कि हम अक्सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इस शो में कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी मुश्किल समय में उसका फायदा उठाने के लिए, यानी कि अगर मुश्किल समय आती है तो किस तरीके से उस मुश्किल समय से, मुश्किल परिस्थिति से पार पाया जाए। और ऐसी ही प्रक्रिया होती है लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की बात आज हम राजीव जी से करेंगे। तो राजीव जी, जिस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको, अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस तो हम कराते हैं। इंश्योरेंस एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि मुश्किल समय पर हम उसका फायदा उठा सके, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। लेकिन अक्सर होता है जब भी हम इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं तो तमाम तरीके की परेशानियां आती हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर इंश्योरेंस किस किस तरह के होते हैं और किस किस तरीके के इंश्योरेंस को आप जरूर से जरूर कराने की सलाह देंगे? देखिए, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस तो क्या है कि हमारे साथ भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें, विपरीत परिस्थितियां ना आ जाए, उसको कवरेज के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल देखा गया लोगों में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा हमारे पास जनरल इंश्योरेंस होते हैं जिसमें आप गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं और कीमती चीज़ों का इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर होती हैं। अब बहुत सारे आजकल तो क्या है कि आप अगर हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपके जो सामान का इंश्योरेंस होता है वहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत चीज़ों का आजकल इंश्योरेंस होने लगा है। लेकिन आप देखिए, इसमें क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ये जो जनरल इंश्योरेंस है जी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको जहाँ पे भी जरूरत हो, देखिए लाइफ और हेल्थ तो आदमी को करा कर रखना ही चाहिए, बाकी चीज़ों भी जहाँ भी जरूरत हो आदमी को करा कर रखना चाहिए। ये आपकी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ही है जी। तो लाइफ और हेल्थ के लिए आप सबसे पहले कह रहे हैं कि इसे तो करा कर रखना ही चाहिए, लेकिन अगर जैसे कि इंश्योरेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू होता है वो होता है क्लेम करने का। तो पॉलिसी होल्डर जो है जिसने इंश्योरेंस कराया है उसकी डेथ के कितने समय के बाद क्लेम किया जाना चाहिए? देखिए, तो हम लोगों ने बात तो करी कि हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब इंश्योरेंस कराना चाहिए क्योंकि विपरीत परिस्थिति, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अगर खुदा ना खास्ता भविष्य में जो होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके अगेंस्ट पे जो भी उसकी क्लेम राशि होगी उसको नॉमिनी को मिलना चाहिए। तो अब बात यही आती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कब तक वो क्लेम करता है, जैसा कि आपने पूछा। तो देखिए, तो लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में ऐसा कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है कि आपको इतने दिन के अंदर ही क्लेम आपको लॉन्च करना ही होगा। हाँ, एक चीज़ जरूर कही जाती है या फिर ये सलाह दी जाती है कि आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी उस इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, इंटीमेट वहाँ पे कर दीजिए। आप इंटीमेट करने के लिए आजकल तो देखिए कई सारा ऐसा आप फोन करके भी इंटीमेट कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू इंटीमेट कर सकते हैं, आप लेटर लिख के भी इंटीमेट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप उनको इंटीमेट करिए कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, मैं नॉमिनी हूं उनका, मैं उनके बिहाफ पे क्लेम करता हूँ। फिर आगे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको बताएगी कि यहाँ पे कौन कौन से कागजात आपको देने पड़ेंगे और वहाँ से आपका वो शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर हम मान लीजिए कि डेथ के बहुत ज़्यादा दिनों के बाद अगर हम वहाँ पे क्लेम करने जा रहे हैं तो कभी कभी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां ये भी पूछती है कि अगर आप मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर की डेथ तो 2 साल पहले हो गई, आप 2 साल तक क्या कर रहे थे, तो आपको वहाँ पे सही जवाब देना पड़ेगा। जिस भी वजह से वहाँ पे डिले हुआ है, अगर डिले कहीं पे भी मिसमैच होता है, आप सही बातें नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है वो कंपनी इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे। तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ों को शुरुआत कर दीजिए जी। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिस पर कंपनी की ओर से सवाल उठाए जा सकते हैं? देखिए, सिचुएशन की अगर हम बात करें तो देखिए 2-3 चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। एक तो जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें जब भी इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो कंपनी के सामने हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं। तो प्रपोजल फॉर्म में कंपनी कई सारी जानकारियां मांगती है।
तो जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ आप सही सही बता रहे हैं। अगर आप सही बात नहीं बताएंगे तो आगे चल के मुश्किल होने वाला है आपको क्लेम सेटल करने के टाइम पे, जब आप क्लेम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नॉमिनी के द्वारा जब आप क्लेम दाखिल किया जा रहा है उस टाइम पे भी आप कोई बात छुपाए नहीं। अगर आप छुपाएंगे तो फिर क्या होता है कि एक, जैसे कहा जाता है कि एक गलत बात को छुपाने के लिए आपको 10 और नए झूठ बोलने पड़ते हैं। गलती पे गलती होती जाती है, झूठ पे झूठ। बिल्कुल, ये आप ध्यान में रखिए कि जब कभी भी अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आप क्लेम लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे कागजात जमा कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, तो आप हर एक जानकारी वहाँ पे सही भरिए, ये आपको काफी मदद करेगा। तो जिस तरीके से सिस्टमैटिक कुल मिलाकर के काम होना चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से क्लेम करने के लिए सबसे पहले दस्तावेजों का होना क्या जरूरी है? ऐसे में अगर दस्तावेज ही ना हो हमारे पास तो फिर किस तरीके से क्लेम करेंगे? देखिए, कभी कभी देखा गया है, किसी केसेस में देखा गया है, मैंने भी 1-2 कभी केसेस देखे हैं, सामने आ जाते हैं जी, खो गए हो या फिर खराब हो गए हो, कुछ भी सिचुएशन तो क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर कभी कभी क्या होता है, किसी ने इंश्योरेंस तो करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, और उसने अपने नॉमिनी को ये बात बताई नहीं कि उसने इंश्योरेंस करा रखा है, या फिर उसने वो कागजात जो बॉन्ड पॉलिसी बॉन्ड्स थे वो कहीं ऐसी जगह पर रख दिया या खो गया, वो मिल ही नहीं रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी पॉलिसी लेता है, आपका जो भी नॉमिनी है, वो नॉमिनी को आप पूरी बात बताएं। देखिए, पॉलिसी लेना तो जरूरी है ही, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपके नॉमिनी को आपके पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि आप ये आप इंश्योरेंस किस लिए ले रहे हैं कि जब आप नहीं रहे तो आपके नॉमिनी को इससे मदद मिले जी। और आप फिर गलती क्या कर रहे हैं कि आप नॉमिनी को ही पूरी बात नहीं बता रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी केसेस में अगर आपके पास पॉलिसी बॉन्ड्स या कागजात नहीं है तो भी आप क्लेम तो लॉन्च कर ही सकते हैं। ये देखिए, डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। अगर छोटा अमाउंट है तो कंपनियां क्या करती हैं, कोई इंडेमनिटी बॉन्ड लेकर वहां पे आपसे लेटर ले लेंगे कि आपसे खो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड लेके वो जारी को वो इशू कर देती है, सेटल कर देती हैं कैश। थोड़ा अगर ज़्यादा है तो कंपनियां ये भी कहती हैं कि आप जाइए FIR लॉन्च करिए कि हमारा पॉलिसी बॉन्ड खो गया है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे कंपनियां कहती है कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए कि यहाँ पे हमारे जो कागजात थे, जो पॉलिसी के बॉन्ड्स थे, वो हमारे खो गए हैं। देखिए, ये कंपनी ये इंश्योर करना चाहती है कि आपने पूरी तरह से कोशिश कर ली है और आपको ये पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है, और आपने मतलब आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने ऐड दे दिया है कि हमारा खो गया है, अगर किसी को मिले तो आप हमें दीजिए। उसके बाद फिर वहाँ से कार्रवाई शुरू होती है, और अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो कंपनियां इसमें बहुत ही कॉशियस स्टेप्स लेती हैं, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर दस्तावेज हैं, यानी कि एक सिंपल नॉर्मल प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर आपके पास दस्तावेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, जैसे हमने कहा कि आप जैसे ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप जितना जल्दी हो सके आप इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर दीजिए, चाहे वो ईमेल के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे वो लेटर के माध्यम से, कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, मैं नॉमिनी हूँ, मैं क्लेम करना चाहता हूँ। 3-4 चीज़ें इसमें होती है। एक तो क्या है, कंपनी कहती है कि आप क्लेम फॉर्म को डिटेल में भरिए। बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे पूछती हैं, जैसे अगर किसी का डेथ अगर मान लीजिए एक्सीडेंट के थ्रू हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अगर मेजर कोई एक्सीडेंट है, क्या किसी न्यूज़पेपर ने कवर किया है, तो ये सब चीज़ें भी क्लिपिंग्स आप जितना प्रूफ वहाँ पे ज़्यादा देंगे उतना जल्दी आपका वो मामला सेटल हो जाएगा। इसके अलावा जब आप क्लेम फॉर्म भर देते हैं, जो आपके पास प्रूफ है वो दे देते हैं, उसके अलावा आप पॉलिसी बॉन्ड तो देना ही होगा, जो अपने पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी है आपके पास। इसके अलावा नॉमिनी का KYC लगता है। KYC का मतलब होता है कि नॉमिनी के सारे डिटेल्स, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका बैंक डिटेल्स, मतलब कैंसिल चेक की वो पैसा आप कहाँ पे लेंगे। इसके अलावा कंपनियां आपका जो पॉलिसी होल्डर है उनका भी KYC मांगती हैं, मतलब उनका भी आप पैन, आधार, जो भी उनके डिटेल्स है आप उनके डिटेल लाइए। ये सारे आप सबमिट कर देंगे जब इंश्योरेंस कंपनीज में, फिर कंपनियां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके वहाँ से प्रोसेस शुरू कर देंगी। यानी कि बॉन्ड के पेपर्स के अलावा ये अतिरिक्त पेपर्स हैं जो बाद में लगते हैं। लेकिन कभी कभी अक्सर लोगों की शिकायतें आती हैं कि सब डॉक्यूमेंटेशन हमने किया, सब जितना वो जानते हैं उन्होंने किया, बावजूद इसके कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया।
मतलब परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के उनका शब्द होते हैं, तो ये किस सिचुएशन में होता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की सुनने को मतलब आप देखने को मिलता है, और लोग कहते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिया फिर भी कंपनी आनाकानी कर रही है हमें इंश्योरेंस क्लेम देने में। तो ये देखिए, ये तो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा कि कंपनियां क्यों क्लेम रिजेक्ट करती हैं। देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें देखी गई, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं, जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो उस टाइम हम कभी कभी क्या है बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं। जैसे कोई क्या है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अल्कोहल लेता है, और वो जब अपना इंश्योरेंस प्लान ले रहा है, टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसने ये बात नहीं बताई, या उसको कोई पहले से कोई बीमारी थी उसने नहीं बताई। ये हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में ये चीजें ज्यादा होती हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में भी? जी, ये लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में भी ज्यादा होती है। और देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में एक चीज कहा जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बीमा चाहिए, आप जबरदस्ती बीमा जाके नहीं खरीद सकते। तो अगर आपने सही बात बताई कि कोई स्मोक करता है या फिर अल्कोहल लेता है या फिर उसको कई सारी बीमारियां हैं, और फिर भी वो आपसे इंश्योरेंस मांगने जा रहा है, अगर आपने उस पर सब जानबूझकर जानते हो, अगर कंपनियों को सारी चीज़ें पता है, उसके बाद भी अगर कंपनी ने हामी भर के अगर आपको दे दी, तो कल को ये कंपनी नहीं कह सकती कि आपने ये बात नहीं बताई। देखिए, लेकिन इस केसेस में क्या होता है कि जब आपको कई सारी बीमारियां हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि वहाँ प्रीमियम कंपनी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे, लेकिन आपको कभी भी सच बात बता के ही पॉलिसी खरीदना चाहिए, ये हमारी सलाह है सबको। तो सच बात बताकर पॉलिसी खरीदना चाहिए, यानी कि अगर आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आप उसे जरूर बताएं। अगर मुझे लगता है यहाँ पर ये भी जरूरी है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, लेकिन अगर इंश्योरेंस लेने के बाद, पॉलिसी लेने के बाद कोई बीमारी होती है, तब क्या किया जाए? देखिए, पॉलिसी लेने के बाद बीमारी अगर होती है तो उसमें तो कोई नहीं, आपको बाद में बीमारी हुई, जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लीजिए किसी को घुटने में कोई दर्द है या ऑपरेशन है, उसको नीज में दर्द होता है, उसको ऑपरेशन कराना है 2 साल बाद, तो क्या होता है कि वो अचानक नहीं होता, पिछले कुछ सालों से वो चीज़ें होती रहती हैं। इस तरह से कई सारी बीमारियां हैं जो तो क्या होता है कि अगर इस तरह की बीमारी जो आपको पहले से पता है, तो बिल्कुल आप उसको डिस्क्लोज करके रखिए। लेकिन जो चीज़ आपको पता ही नहीं था, या फिर आपको बीमारी थी ही नहीं, और उसके बाद इंश्योरेंस आपने जो खरीद लिया, उसके बाद वो सब बीमारी आपको ही है, तो उसमें बिल्कुल कंपनी एक्सेप्ट करेगी और उसको देना ही होगा। जी, ये हो गया अगर आप सच बताते हैं तो। अगर सब कुछ सच बताने के बाद भी कंपनी कवर देने से मना कर दे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या, और ऐसा कब होता है और फिर क्या किया जाए? देखिए, अगर कंपनी सब आपके डॉक्यूमेंट सही है, सब कागजात सही है, और कंपनी अगर फिर भी आनाकानी कर रही है, हालांकि ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते, बहुत सारी कंपनियां तो आजकल एडवर्टीजमेंट करती हैं कि वो 24 से 48 घंटे में क्लेम को सेटल कर देती हैं। जी। तो ना देने का तो मतलब कहीं उनके हिसाब से तो ना देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं बनती, मंशा नहीं बनती। जी, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये बता दूं कि अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि हमने क्लेम किया और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फिर भी वो कंपनी मना कर रही है, तो आप इसका वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि कंपनी के अंदर, मतलब बीमा कंपनी के अंदर ही कंप्लेन करने के लिए वहाँ पे नोडल ऑफिसर होते हैं, तो आप उनके नोडल ऑफिसर से भी कंप्लेन कर सकते हैं। वो सारी आपके जो भी कंप्लेंट्स होगा उसको वो दोबारा रिविज करेंगे, देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो वो लेंगे, और उसके बाद वो आपको रिटर्न में जवाब देंगे कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा इसका जो रेगुलेटर है, जिसको हम बोलते हैं IRDA बोलते हैं, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर होता है, अगर ये कंपनी नहीं मानती, कंपनी के नोडल ऑफिसर से अगर आपको वहाँ पे भी नहीं सेटल हो रहा है आपका, तो आप वहाँ पे IRDA में जा सकते हैं। IRDA के अलावा आप कंज्यूमर फोरम में भी जाके आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। जी, तो लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इस पर जब हम क्लेम करते हैं तो ज्यादा ये खारिज होता है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे में तो लोग ये सोचेंगे कि हम करें ही ना इंश्योरेंस, क्योंकि ज्यादातर खारिज होने की संभावना रहती है। ये कह सुन करके इस तरीके के मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं होता है करने से। नहीं, बिल्कुल आपने ये सही कहा। तो ये क्या है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे फिर जो खारिज होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, किस 2 तरीके से होते हैं। एक तो क्या है कि कभी कभी मान लीजिए आपने 2 लाख का क्लेम लॉन्च किया, या फिर आपने 2 लाख का दावा किया, 2 लाख का क्लेम लेना हो, कंपनी ने आपको 1,80,000 रुपये दिया, मतलब पार्शियली क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या होता है कि आपने 2 लाख का क्लेम किया और 2 लाख का 2 लाख पूरा उसने रिजेक्ट कर दिया। हम पहले कंडीशन की बात करते हैं, जहाँ पे उसने मान लीजिए आपको पार्शियल रिजेक्ट करके कम दे दिया। तो इस केस में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है
और उसमें ये कंडीशन है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपको पर डे के हिसाब से जो रूम लेंगे आप वहाँ पे हॉस्पिटलाइज होंगे, आपको 5,000 रुपये मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया कि आपने वहाँ पे रूम जो आपने जहाँ पे आपका इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, आपने 10,000 पर डे का रूम रेंट ले लिया वहाँ पे। तो जब कंपनी ने आपको पहले बता रखा है कि वो 5,000 रुपये पर डे ही देगी, फिर भी आपने अगर 10,000 रुपये ले लिया तो आपको वहाँ पे 5,000 रुपये ही मिलेगा और वहाँ पे 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कभी पार्शियल क्लेम रिजेक्ट होते हैं, ये एक वजह हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ वजह हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। दूसरा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दूसरा मैंने आपको बताया केसेस क्या हो सकते हैं कि उसने पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो पूरा रिजेक्ट होने का एक मामला यही होता है कि अगर आपने जब भी इंश्योरेंस खरीदा और आपने पूरी बात डिस्क्लोज नहीं करी, आपको पहले से कोई बीमारी थी और वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। कभी कभी देखिए क्या होता है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में आपको पहले दिन से कवर नहीं होता है। जो पुरानी बीमारियां होती है, जो क्रिटिकल इलनेस होते हैं, उसमें कभी कभी कवरेज उसका नहीं होता है। तो अगर आपने, जैसे हमने घुटने का आप बताया ऑपरेशन किसी को कराना है, तो घुटने का ऑपरेशन या घुटने की प्रॉब्लम एक दिन में किसी को नहीं आती। अब आपने क्या किया कि आज आपने इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया और 3 महीने बाद आप चले गए घुटने का ऑपरेशन कराने। तो ये क्या है कि वो कंपनी भी मान के चलती है कि आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं आपने सही चीज़ नहीं बताई, बातों को छुपाया है, या फिर वो चीज़ें जो ऐसी बीमारी जो वेटिंग पीरियड में है, जो आपका एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग कहता है कि कोई क्रिटिकल इलनेस में या कुछ बीमारियों में वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद कवरेज देते हैं, तो वहाँ पे इसके वजह से भी वहाँ पे खारिज होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए आपको पहले से बीमारी थी, आपने नहीं बताया या बताया। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और एक्सीडेंट के वजह से अगर कुछ भी आपको होता है, मान लीजिए कोई गया और एक्सीडेंट की वजह से लेने के 2 महीने बाद भी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सब पैरों में फ्रैक्चर हो गया, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे कंपनी कुछ भी मना नहीं कर सकती, वहाँ पे पूरा आपको क्लेम सेटल करेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये कंपनियाँ कभी भी अगर आपको रिजेक्ट करती है, आपको क्लेम खारिज करती हैं, तो आपको लिखित में सारे आपको रीजंस बताती हैं कि इस वजह से आपका ये क्लेम रिजेक्ट हुआ। जी, देखिए आपने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने 2 लाख का क्लेम किया लेकिन कंपनी ने हमें महज 1,80,000 दिया। ये किस आधार पर होता है, या फिर जो पॉलिसी धारक है वो किस आधार पर कितने तक का क्लेम कर सकता है? यानी कि जब हमने पॉलिसी ले रखी है तो कितना भरोसा उस पर करें कि मौका पड़ने पर हमें इससे इतनी मदद मिल सकती है? देखिए, ये तो जो मैंने आपको बताया, जो पार्शियल रिजेक्शन होता है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है पॉलिसी होल्डर और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है उसके बीच का। जैसा कि हमने कहा कि आप जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो हो सकता है कि हमने पूरी डिटेल ना तो पढ़ी ना जानने की कोशिश करी। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो दिया था मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि एक XYZ कोई भी पॉलिसी है, उसमें अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसका रूम रेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन हमने क्या किया, हमें पता नहीं था या जानबूझ कर, दोनों चीजें हो सकती है। हम हॉस्पिटल में गए और हमने वहाँ पे 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पे रूम रेंट वाला रूम ले लिया। तो कंपनी ने आपको क्या कह रखा है कि वो 5,000 रुपये ही देगी, लेकिन आपने ले लिया 10,000 का। तो जब आप क्लेम करोगे, एक्स्ट्रा क्लेम करोगे, क्लेम तो आप पूरा करेंगे, तो वो क्लेम आपको सेटल नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से कंफ्यूजन की वजह से ज्यादा ये पार्शियल रिजेक्शन होते हैं। कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे, किस पॉइंट पर ही हमें सजग रहना चाहिए? आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, चाहे आप जनरल इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत ना होने के वजह आपको जरूरत था, एक्स पॉलिसी चाहिए था, आपने ले लिया वही पॉलिसी। तो आप उसके कंडीशंस को समझें, पढ़ें और उसके बाद अपना डिसीजन ले। लोग कहते हैं, ठीक है, वर्बली कोई कह रहा, आप उस बात को सुने, लेकिन जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो रिटर्न में आप चीजों को लें। और कंपनी जब भी आपको पॉलिसी बॉन्ड देती है वो रिटर्न में देती है, सब लिखित में देती है। और इसमें एक कंडीशन ये भी रहता है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में नहीं आता है तो आप लेने के 15 दिनों के अंदर उसको वापस भी कर सकते हैं। जी, देखिए हालांकि समय नहीं है, इसलिए 1 मिनट में जवाब चाहूंगी। बहुत जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि अगर हालांकि कंपनी की मंशा नहीं होती ऐसा कि वो रिजेक्ट करे, खारिज करे, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही है तो क्या शिकायत की जा सकती है? बिल्कुल शिकायत करी जा सकती है। जैसे कि आप देखिए, कंपनी के आप तो ये है कि कंपनी के अंदर ही उनका सिस्टम होता है, ग्रीवेंसल सिस्टम होता है, और उसके लिए नोडल ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं। तो
आप तो पहले कंपनी के अंदर ही कंप्लेन कर सकते हैं नोडल ऑफिसर के यहाँ। अगर नोडल ऑफिसर नहीं मानता है या फिर वहाँ पे भी आपको ना मानने के अलावा अगर वहाँ पे आप संतुष्ट नहीं है इसके लिए, तो आप वहाँ पे रेगुलेटर, जो बीमा का रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनी का, उसको हम बोलते हैं IRDA, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं उनका ग्रीवेंस सिस्टम को। अगर वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप वहाँ पे कंज्यूमर फोरम भी जाके यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुक्रिया राजीव सिंह जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इंश्योरेंस यानी कि उस समय के लिए इन्वेस्टमेंट जब हम मुसीबत में हो और उस मुसीबत से पार पा सकें। आज की मनी वाली में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।